नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जिसका नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। इससे संबंधित दोस्तों हर प्रकार की जो जानकारी है, जो भी इनसे संबंधित जो भी अभी तक फाइंडिंग्स हुई हैं, सभी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने दोस्तों जब पहली बार हड़प्पा नामक एक पूरा स्थल की खोज की थी दोस्तों, तो उसके पश्चात हड़प्पा सभ्यता नामक एक नए सभ्यता का पूरे विश्व में जानकारी पता हुआ। दोस्तों, तो उसी क्रम में अगले ही साल 1922 में दोस्तों 1922 में ही दोस्तों एक अन्य पूरा स्थल खोजा गया, जो कि दोस्तों अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो था दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। और उसे खोजा था दोस्तों राखाल दास बनर्जी द्वारा दोस्तों, जिन्हें कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रहे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी साम्राज्य हो, वंश हो, कोई भी एक भौगोलिक दृष्टिकोण का दोस्तों महत्वपूर्ण राजवंश हो, तो वह दोस्तों राज्य करने के लिए राजधानियों का निर्माण करता है। और दोस्तों इसी क्रम में यदि आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजधानियां कौन सी थी दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मुख्यतः हमको दो राजधानियों के प्रमाण दिखाई देते हैं। एक तो है दोस्तों आपका हड़प्पा, और दूसरा है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक महोदय हैं, एक विद्वान है, जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। उनका नाम क्या है दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो शहर को जुड़वा राजधानी कहकर भी संबोधित किया है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। तो ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार से आप यह जो पढ़ रहे हैं, आप मोहनजोदड़ो को एक प्रकार से आप ये समझ के चलें कि जो मोहनजोदड़ो है यह हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में यह कार्य करता था। अब देखिए, यदि हम आते हैं कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आपके एग्जाम के सामने मिल जाएगा कि भैया ये इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का दोस्तों अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात माउंट्स ऑफ द डेड। ठीक है, मृतकों का टीला बोलते हैं हम इसको, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि जो मोहनजोदड़ो है इसको हम लोग मृतकों के टीला के रूप में जानते हैं। अब आते हैं इसके कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में। सबसे पहली चीज कि मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ पर है, वर्तमान में ये पूरा स्थल पड़ता कहाँ पर है। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का सिंध का लड़काना, सिंध के जो लड़काना जिला क्षेत्र है, वहां पर सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो जो आपका पूरा स्थल है यह स्थित है। अब एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा, मॉडर्न एग्जाम पैटर्न में जो भी पुरास्थल पूछे जाते हैं वह किस नदी के किनारे स्थित है यह तो पूछे ही जाते रहे हैं, लेकिन अब नया ट्रेंड ये चला है कि नदी के दाएं तट पर स्थित है कि बाएं तट पर स्थित है। ये क्वेश्चंस जो है जब आपके सामने आते तो आप थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता जरूर है कि आपके सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, लेकिन दाएं तट पर स्थित है कि बाएं तट पर स्थित है, यहाँ पर आकर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो सदैव ध्यान रखिए कि अपनी तैयारी को पूर्ण करने के लिए कोई भी ऐसा फैक्ट हो जो कि आपसे छूटने न पाए। तो आपसे ध्यान रखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। वहीं पर इसको खोजा कब गया था, तो 1922 में, अर्थात 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, जैसे मैंने अभी नाम बताया, इनको आर.डी. बनर्जी भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो चाहे आर.डी. बनर्जी नाम दे चाहे राखल दास बनर्जी दे, दोनों समान है और इसकी खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। और 1922 से लेके 1927 तक ही राखल दास बनर्जी दोस्तों सबसे पहले इस क्षेत्र में उत्खनन अर्थात एक्सकेवेशन का काम किया, जिसमें दोस्तों उनका जो निर्देशन है वह जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। अब देखिए, जॉन मार्शल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण नाम आ जाता है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में, आपके
दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों। तो 1921 का एक्सकेवेशन और 1922 जिसमें मोहनजोदड़ो की खोज की गई है, दोनों के एक्सकेवेशन में जो निर्देशक थे, भले ही खोज और उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया, लेकिन यदि आपसे प्रश्न वहां पर निर्देशक का पूछ लेगा, डायरेक्टर का पूछ लेगा, तो ध्यान रहिएगा वहां पर आपका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल है कौन भाई? तो उस समय में, तत्कालीन समय में जो एएसआई था, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, ये उसके हेड थे। कौन? जॉन मार्शल। और इन्हीं की अध्यक्षता में दोनों जो है यह क्या किया गया, इसका निर्देशन किया गया। साथ में 1927 से 1931 तक यहाँ पर जे एच मैके के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। सबसे पहले लाखलदास बनर्जी ने 1922 से लेकर 1927 तक, उसके बाद 1927 से लेकर 1931 तक जेएच मैके के द्वारा। वहीं पर दोस्तों बाद के समय में 1963 में पेंसिल्वानिया दोस्तों विश्वविद्यालय है, वहां के अमेरिकी पुरातत्वविद है, अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट है, जिनका नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जे एफ डेल्स ने दोस्तों यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। तो जब भी उत्खनन का नाम आएगा मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में, तो आपको 3 नाम ध्यान में रखने। सबसे पहले नाम ध्यान रखना है राखलदास बनर्जी का, जिन्होंने 1922 से लेकर 1927 तक किया है एक्सकेवेशन। वहीं पर उसके बाद जे एच मैके आएंगे दोस्तों, जिन्होंने 1927 से 1931 तक किया है, और 1963 में जे एफ डेल्स आएंगे, जो कि अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अब आते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। जो मोहनजोदड़ो हम पढ़ रहे हैं पुरास्थल, आखिर इसकी हड़प्पा सभ्यता में विशिष्टता क्या है? तो मोहनजोदड़ो जब आप देखेंगे, उसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे, जो भी उससे रिसर्च हुए, जो भी अभी तक की जो फाइंडिंग्स हुई हैं, उनको देखने के बाद यही पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो एक स्पिरिचुअल सिटी थी, अर्थात एक आध्यात्मिक नगर था। कारण क्या है भाई? क्योंकि यहां से हमको बहुत सारे ऐसे चबूतरों की प्राप्ति हुई है, मदर गॉडेज की प्राप्ति हुई है, पुरोहित की मूर्ति की प्राप्ति हुई है, पशुपति की मुहर की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा यहाँ से हमको विशाल स्नानागार की प्राप्ति। तो कई सारे ऐसे फाइंडिंग्स यहाँ पे मोहनजोदड़ो से हुए हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये जो नगर है, एक प्रकार का ये आध्यात्मिक नगर रहा है, एक स्पिरिचुअल सिटी रहा है। और यही कारण है कि एक बड़े विद्वान जिनका नाम है वॉल्टर फेयर सर्विस, नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? वॉल्टर फेयर सर्विस। इन्होंने मोहनजोदाड़ो को आनुष्ठानिक केंद्र, सेरेमोनियल सेंटर के रूप में भी इनको उन्होंने क्या किया है? संज्ञा दिया है। उन्होंने सेरेमोनियल सेंटर कहा है। किसे कहा है? मोहनजोदाड़ो को। ध्यान रखिएगा, नाम और क्या टर्म यूज किया गया है, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे। तो वॉल्टर फेयर सर्विस वो विद्वान का नाम है, उन्होंने कहा क्या है? आनुष्ठानिक केंद्र कहा है। वहीं पर दोस्तों यह जो आपका पुरास्थल है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। जैसा कि आप सभी लोग जब भी हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते हो, तो आपको 2 या 3 ऐसे तो पुरास्थल हैं ही जो कि जुबान पे होते हैं। जैसे में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। तो ये कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनमें से मोहनजोदाड़ो जो है सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों के रूप में आता है। वहीं पर इस नगर से हमको कई सारी कच्ची ईंटों के चबूतरों भी उनके चबूतरों के भी निर्माण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आते हैं कि इनके उपनामों की भी भाई चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है, मोहनजोदाड़ो मैंने अभी बताया कि इसको हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, और यदि हम स्थानीय भाषा में बोले तो इनको मुंहों का भाटा कहते हैं। यदि हम स्थानीय तौर पे वहां पे चर्चा करें तो इनको हम लोग वहां पर मुंहों का भाटा कहा जाता है, जिसको हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। वहीं पर यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सा नगर है, कौन सा शहर है जिसे स्तूपों का शहर कहा जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से हमको एक स्तूप की भी प्राप्ति हुई है। हालांकि ये स्तूप बाद के काल का है, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता काल का नहीं है, लेकिन इस पुरास्थल पे वो स्तूप स्थित है, इसीलिए इसको स्तूपों का शहर भी कहते हैं। वहीं पर इसको रेगिस्तान का बगीचा या फिर सिंध के बाग के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और ये जो मोहनजोदाड़ो शब्द है ना, यह एक सिंधी शब्द है, और सिंधी भाषा में जो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है वह होता है आपका मृतकों का टीला, जैसा कि मैंने आपको बताया, माउंट्स ऑफ द डेड्स। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि यहाँ पे स्तूप का निर्माण पाया गया है, और ये जो स्तूप है यह कुषाण कालीन है।
कब का है भाई? कनिष्क के शासनकाल का है। तो कनिष्क के द्वारा निर्मित जो चैत्य है ये यहीं से मिला है, इसीलिए इसको हम लोग स्तूपों का शहर कहते हैं। और इस दुर्ग के टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से किसकी प्राप्ति हुई है, इस यहाँ से हमको स्तूप की प्राप्ति हुई है। तो अब एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या चीज ध्यान रखेंगे भाई, कि मोहेंजोदाड़ो से जो स्तूप मिला है वो किस काल का है, तो वो कुषाण काल का है। संबंध किससे है भाई साहब, तो संबंध है आपके कनिष्क से। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। भले ही मोहनजोदाड़ो से मिला है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हड़प्पा काल में स्तूप बना था, नहीं, बिल्कुल नहीं। हड़प्पा काल में स्तूप नहीं बना था, वह पुरास्थल वही है। ये बाद के काल में, कुषाण काल में यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं। यह वही नगर है मोहनजोदाड़ो जो कि बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा है। अब एक चीज देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो आपके तर्क एवं व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं वहां पर आपको दिया जाता है कि ये फैक्ट सही है कि नहीं सही है, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये फैक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मोहनजोदाड़ो शहर था वह पहली चीज तो बाढ़ के कारण 7 बार डूबा और 7 बार बाद में बसा भी। तो मोहनजोदाड़ो यह एकमात्र ऐसा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि 7 बार बाढ़ के कारणवश यह नष्ट भी हुआ और बसा भी। वहीं पर बात करें जो हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो, इसको मैंने कहा कि दोनों को जुड़वा राजधानी कहते हैं। यदि हम इनके बीच की औसत दूरी निकाले भैया तो 640 किलोमीटर हमको दिखाई देती है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है 90 मील दूर स्थित सेहवान से रॉक फोल्डिंग के प्राचीनतम प्रमाण भी हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोहनजोदाड़ो से हमको कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो कि हमको ध्यान रखने, जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट की जो चीजें हैं आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज की जो आप सभी जानते हैं कि किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर होता है उस नगर को मुख्यतः 2 भाग हमको दिखाई देते हैं। एक भाग होता है आपका दुर्ग क्षेत्र और दूसरा भाग होता है आपका निचला क्षेत्र। ठीक है, दुर्ग क्षेत्र होता है और दूसरा होता है निचला क्षेत्र। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के गढ़ हैं जिसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं, जो कि ऊंचाई पर स्थित होता था, तो उस ऊंचाई पर स्थित वाले स्थान पे हमको एक मीनार की प्राप्ति हुई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मीनार के प्रमाण, सिटाडेल पे मीनार के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह मिलते हैं हमको मोहनजोदाड़ो शहर में। वहीं पर मोहनजोदाड़ो से ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु, सबसे पूजा जाने वाला पशु जिसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में एक श्रृंगी पशु कहते हैं। कारण क्या है, जब आप इसका फिगर देखेंगे तो उसके सिर पर एक सिंह निकला हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग एक श्रृंगी पशु कहते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु माना जाता है। पवित्र पशु से तात्पर्य क्या है भाई, इसकी पूजा की जाती थी, सबसे ये पूजनीय था। यदि आप में से किसी एक ने भी मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो आप सभी को ध्यान होगा, मोहनजोदाड़ो मूवी में जो ऋतिक रोशन से संबंधित शायद वो मूवी है, उसमें एक श्रृंगी पशु के बारे में चर्चा की गई है कि उनके पूजे जाने वाले देवता के रूप में यह स्थापित था। ठीक है, तो एक श्रृंगी पशु के प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें भी हमको कहां से प्राप्त हुई हैं, तो यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ध्यान रखिएगा। ये जो मोहरें हैं यह किसकी बनी है, चांदी की बनी हुई है। इस पर आकृति किसकी है, इस पे प्रतीक किसका है, तो यूनिकॉर्न का है, जो कि एक श्रृंगी पशु के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं। और यही से सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से ही हमको इस सभ्यता के सर्वाधिक भारी बटखरा, जिसका दोस्तों माप जो है 10.9 ग्राम है, यह पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे भारी बटखरा है दोस्तों, जिसका आपको मेजरमेंट ध्यान रखना है, 10.9 ग्राम जो है, ये इनके प्रमाण हमको यहीं से प्राप्त है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन जो है यह सिंधुवासी लोगों की देन मानी जाती है। किसके उत्पादन, कपास के उत्पादन जो है सिंधु वासियों की देन मानी जाती है। पूरे विश्व में यदि पूछा जाए कि कपास का उत्पादन किसके द्वारा शुरू किया गया,
तो वह किया गया सिंधु घाटी पर। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले ही जो मेहरगढ़ का क्षेत्र है, जहां पर हमको कृषि के प्रमाण बहुत पहले से दिखाई देते हैं, नवपाषाण काल से ही दिखाई देते हैं, तो वहां पे हमको कपास के उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे वस्त्रों के निर्माण के जो प्राचीनतम प्रमाण हमको मिले हैं, यह हमको मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त होते हैं। और यह जो प्राप्ति हमको हुई है, यह पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो बुने गए कपड़ों के विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण हमको कहां पर दिखाई देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह हमको प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। वर्तमान का मलेरिया रोग आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मच्छर से मुख्यतः दो प्रकार के रोग होते हैं, एक डेंगू और दूसरा मलेरिया। तो उसमें से जो मलेरिया रोग है, इसके हमको जो प्राचीनतम साक्ष्य दिखाई देते हैं पूरे विश्व में, यह हमको यही मोहनजोदड़ो से ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा रॉक फॉल्टिंग के भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य इसके यहाँ से मिले हुए हैं। वहीं पर हमको मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली हुई है, जिसमें सुमेरियन नावों का चित्रांकन मिला है। अब देखिए, 3 मोहरें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोहरों के दृष्टिकोण से 3 मोहरों के प्रमाण आपको सदैव ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले कि फारस की खाड़ी की मुद्रा कह लें या मुहर कह लें, फारस की खाड़ी की मुहर कहां से मिली है? तो जब भी यह होगा तो ध्यान रखिएगा, लोथल से मिली है। कहां से मिली भाई साहब? लोथल से। दूसरा पूछा जाता है कि पशुपति की मुहर कहां से मिली है? पशुपति की मुहर। और तीसरा देखिए कि ये जो सुमेरियन नावों वाले चित्रांकन की मुहर है, सुमेरियन नावों वाली जो चित्रांकन की मुहर है, यह कहां से मिली है? तो आपने अभी जान लिया, यह दोनों हमको कहां से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो एक श्रृंगी पशु हैं, इनके प्रतीक वाले जो चांदी की 2 मुहरें मिली। हमने इसलिए यहाँ पे कोट कराया था कि चांदी की मुहर मिली। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चांदी का प्राचीनतम जो साक्ष्य है, ओल्डेस्ट जो एविडेंस है, हमको यहीं से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्यों के प्रमाण हमको कहां से मिले हैं? इसी मोहनजोदाड़ो शहर से प्राप्त है। और यहीं से हमको चांदी का कलश एवं शिलाजीत जो है, यह पाया गया है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आप सभी ने ग्रेट ग्रैनरीज के नाम सुने होंगे, जिनको हम लोग बृहद अन्नागार कह लें या फिर अन्नागार कह लें। तो अन्नागार के जो प्रमाण है सिंधु घाटी सभ्यता में कई पुरास्थलों से मिले हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था। उसी में से अन्नागार जो है, जिसको हम ग्रेट ग्रैनरीज बोलते हैं, यह मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त है। और यह जो अन्नागार है, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना के रूप में बताया जाता है, जिसको सबसे पहली बार मार्टिमर व्हीलर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यदि आप लोग पुरातत्व के विद्यार्थी होंगे, आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, तो आप लोगों ने मार्टिमर व्हीलर का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने स्तरीकरण, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, स्तरीकरण का उन्होंने क्या किया था, स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं उसको हम लोगों, तो उनकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों सबसे पहली बार 1950 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की जो ये विशाल इमारत है, इसकी पहचान अन्नागार के रूप में किया था। अब ध्यान रहे, यहाँ पर आपने 3 फैक्ट जाना। सबसे पहली चीज क्या कि जो अन्नागार, इसके प्रमाण मिले कहां से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है क्या? आपका अन्नागार है। इसकी पहचान अन्नागार के रूप में की किसने? मार्टिमर व्हीलर ने की। कब किया? 1950 में किया। ये जो चीजें हैं बाकी आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज और जान लीजिए कि बाकी जो हमने आपको फैक्ट बताई, ये सभी फैक्ट ये आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बता रहा हूं। जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट से हैं, मैं उन चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब कि अब अन्नागार के अलावा जब आप आएंगे कि जे क्वेनोयर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विद्वान है, इन्होंने इसे अन्नागार न करके क्या कहा है? ग्रेट हॉल कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अन्नागार नहीं कहा। मार्टिमर व्हीलर ने इस संरचना को अन्नागार कहा है, जबकि जे क्वेनोयर जो है, इन्होंने इसे ग्रेट हॉल कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी अन्नागार का जो उत्तरी इलाका है, वहां पर एक चबूतरा है ईंट का, जिसे उन्होंने
मार्टिमर व्हीलर जो है उन्होंने उनको लोडिंग डॉक कहा है, मतलब लदान क्षेत्र जहां से जो फसल होती थी, जो अन्न होते थे, उनको उतारने एवं चढ़ाने का कार्य किया जाता था। वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने पुरोहित भवन का नाम सुना होगा, असेंबली हॉल का नाम सुना होगा, जो कि 20 खंभों वाला एक सभा भवन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो 20 खंभों वाला एक सभा भवन के प्रमाण मिले हैं हमको इसी मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इनको स्तंभों वाला भवन भी कहा जाता है, या फिर एक सभा भवन के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। और इसके प्रमाण मिले कहां से हैं? तो इसके प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से मिले। और इसे मैके जो है, अर्नेस्ट मैके जिनका पूरा नाम है दोस्तों, अर्नेस्ट मैके की एक पुस्तक है जिसका नाम है फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो में बाजार की संज्ञा दी गई। अब ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में जिसे हम सभा भवन कह रहे हैं, जिसे हम असेंबली हॉल कह रहे हैं, उसे ही अर्नेस्ट मैके की बुक जो है फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, उसमें बाजार की संज्ञा दी जाती है। वहीं पर मार्शल महोदय जिनके निर्देशन में इसका एक्सकेवेशन किया गया, उन्होंने इसकी तुलना जो है वह बौद्ध गुफा मंदिरों से की है। तो वहीं पर यदि आप व्हीलर महोदय की बात करेंगे तो व्हीलर ने इसे फारसी दरबारे आम से इसकी तुलना की है। तो आपने यहाँ पर 3 लोगों की चीजें के बारे में जाना। क्या जाना? सबसे पहली बात कि अर्नेस्ट मैके ने इसकी तुलना किससे की है? बाजार से की है। बाजार पता है अपनी पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशन एंड मोहनजोदड़ो में। मार्शल इसे कहते हैं भैया ना ना, ये बाजार नहीं है, ये मंदिर है, बौद्ध गुफा की तरह यह मंदिर है। ठीक है। वहीं पर व्हीलर आते तो कहता है ऐसे कैसे भाई, ये मंदिर नहीं ना, ये क्या कहते हैं बाजार, ये है तो दरबारे आम है, फारसी दरबारे आम है। ठीक है। तो इन तीनों लोगों की जो कथन है आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको एक बड़े अक्षर एल की तरह हमको इमारत दिखाई देती है, और इसको मैके ने इसे यात्रियों के ठहरने के लिए एक होटल या फिर धर्मशाला के रूप में क्या किया है? बताया है। ठीक है, जिसे सराय भी कहते हैं। अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है कि विश्व में वाटर प्रूफिंग के जो है पहला प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो में दिखाई देता है। तो आप कहेंगे आखिर कहां पर सर, ऐसे कैसे मान लेंगे? हमको थोड़ा प्रमाण दीजिए। इतिहास तो भाई तथ्यों का ही है, प्रमाणों का ही खेल है इतिहास। तो भैया ध्यान रखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता होगा कि मोहनजोदड़ो से हमको मिला का है, स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, जिसको हम लोग द ग्रेट बात कहते हैं। ठीक है, मान लिए, बहुत बढ़िया। इससे क्या सर? सर इससे बात ये है कि जब आप मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगा बड़े डिटेल में, तो स्नानागार को बनाने के लिए जब इनकी संरचना तैयार की जा रही थी, तो इनके ईंटों से पानी बाहर सरक के न जाए, पानी जो है, जल जो है वह क्या हो, स्थिरता बनी रहे, उसमें रिसाव न हो, इन्होंने क्या किया? पूरे विश्व में सबसे पहली बार वाटर प्रूफिंग का काम किया। और वाटर प्रूफिंग में किसका इस्तेमाल किया इन्होंने? बिटुमिन का प्रयोग किया। तो पूरे विश्व में सबसे पहली बार बिटुमिन का प्रयोग एज अ वाटर प्रूफ किसने किया है? सिंधुवासी लोगों ने किया है। तो सोचिए, वो आज से हजारों साल पहले वो कार्य कर रहे हैं, और उस समय उनकी जो तकनीक क्षमता थी वो कितनी ज्यादा उत्कृष्ट थी। तो पूरे विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला जो उदाहरण मिल रहा है हमको, कहां से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में कहां से? तो जो विशाल स्नानागार है उसमें बिटुमिन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है, मतलब एक ऐसा हमको एक प्रकार का क्वाइंस प्राप्त हुआ है जिस पर एक व्यक्ति जो है, जिसको संज्ञा दी जाती है गिलगमेश की। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल रिसेंट पैटर्न में बनने लगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक व्यक्ति की पहचान की गई, जो कि 2 भागों से लड़ते हुए दिखाया गया है, उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? ध्यान रखिएगा, उसको गिलगमेश की संज्ञा दी जाती है। और जो मेसोपोटामिया, जो कि उसकी तत्कालीन सभ्यता थी, उसकी कथा में इसको गिलगमेश महाकाव्य जो है, वहां पर उसे एन कीडू का उल्लेख है, उसी के अनुरूप यह है मुहर जो। तो इस मुहर में जो व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया, जो कि मेसोपोटामिया की कथा में, जो कि गिलगमेश महाकाव्य है, वो इसी प्रकार से वहां पर हमको उसका वर्णन दिखाई देता है। तो इस व्यक्ति जो यहाँ पर लड़ते हुए दिखाया गया, 2 भागों से लड़ते हुए, उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? तो उसको गिलगमेश की संज्ञा दी जाती है। और गिलगमेश वर्णित कहाँ का कैरेक्टर है? तो यह आपका मेसोपोटामियन जो आपका सिविलाइजेशन है, वहां पर इसमें इसकी जानकारी मिलती है।
वहीं पर भाई साहब मोहनजोदाड़ो से हमको जो मृदभांड जो पोटरी प्राप्त होती है उनपे कांच के समान ओपकारी की गई, जिसके हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं। कांच के समान जो ओपकारी होती है उस पे जो पॉलिश किया जाता है उसको हम लोग ग्लेजिंग बोलते हैं। और यह विश्व में ओपकारी का पहला प्रमाण हमको दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदाड़ो शहर है वहां से एक ऐसे मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिसके ऊपर कांच के समान ओपकारी की गई अर्थात ग्लेजिंग की गई है। और यह जो ग्लेजिंग है हमको यह दर्शाता है कि यह पूरे विश्व में ऐसा ओपकारी अर्थात ग्लेजिंग का फर्स्ट एविडेंस हमको वहां से दिखाता है। और यह जो ओपकारी है ग्लेजिंग है यहां से प्राप्त चमकीले धूसर मृदभांड पर देखी गई है। हमने आपको मृदभांड के बारे में बड़े डिटेल में चर्चा किया था, चाहे वो एनबीपीडब्ल्यू हो, चाहे आपका पीजीडब्ल्यू हो, चाहे आपका बीआरडब्ल्यू हो, चाहे आपका आरडब्ल्यू हो, चाहे आपका बीडब्ल्यू, हमने सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा आपसे की है स्पेसिफिक अलग अलग वीडियोस बना के। दोस्तों आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। दोस्तों आपको बड़े ही अच्छे तरीके से एक क्रम से आपको चीजें दोस्तों वहां पर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, मोहनजोदड़ो से दोस्तों प्राप्त एक मुहर है, उस मुहर पर 7 लोग कतार में खड़े हैं। और ये जो लोग 7 लोग एक कतार में खड़े हैं इन्हें सप्तर्षि की संज्ञा दे दी जाती है, और या फिर इनको हम लोग सप्त मातृका का प्राचीनतम प्रमाण माना गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने सप्तर्षि ऋषि का नाम सुना होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाण जो प्राप्त हो रहे हैं, आप देखेंगे कि जो पशुपति की मुहर है उसको भगवान शिव के आद्य स्वरूप से जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग प्रोटोशिवा कहते हैं। वहीं पर उनके सप्तर्षि के जो 7 ऋषियों के एक साथ खड़े हुए प्रमाण बोल रहे हैं, तो इनको हम लोग सप्तर्षि के प्राचीनतम प्रमाण हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको कुछ लोग सप्त मातृका भी कहते हैं। और इनके जो प्राचीनतम प्रमाण है हमको इसी मोहनजोदाड़ो के जो प्राप्त मुहर है उस पर दिखाई देता है। वहीं पर मोहनजोदाड़ो के निर्माण कार्य में ऐसा प्रचलित होता है कि मेसोपोटामिया में प्रचलित जो लकड़ी के सहतीर हैं उनका प्रयोग किया गया, किसके कार्य में, निर्माण में, मोहनजोदाड़ो के निर्माण में। और यहीं से मोहनजोदाड़ो से हमको कुंभकारों की बस्ती और मृतकों की गली भी प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुंभकारों की बस्ती मृतकों की गली का प्रमाण कहां से मिला है, आपके यहां से प्राप्त है। इसके अलावा यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो शहर से ही हमको बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति हुई है। लगभग हमको ऐसा पता रिसर्च के बाद जानकारी प्राप्त होती है कि लगभग 2000 आवासों से 2000 घरों से 700 कुएं अर्थात प्रत्येक 3 मकान पर औसतन एक कुएं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अच्छा एक चीज और, कौन सा ऐसा शहर है जब कुआं आई गया कि उसको कुओं का शहर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वह है आपका धौलावीरा। धौलावीरा अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है। कारण यह है कि जो धौलावीरा पुरास्थल है दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा नगर है क्योंकि यह 3 भागों में बटा है। पहली चीज, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े लिपि युक्त लिखे गए प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा धौलावीरा का अर्थ होता है, धौल का मतलब होता है सफेद, वीरा का मतलब होता है कुआं, तो सफेद कुओं का शहर भी इसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है 18वां जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, कारण कुछ ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो शहर से हमको यहाँ पर उत्कीर्ण कांस की कुल्हाड़ी, कांसे की नर्तकी जिसको हम लोग डांसिंग गर्ल कहते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसकी जो तुलना है, आपने भगवान शिव का नटराज की प्रतिमा देखी होगी, भगवान शिव के जो नृत्य करते हुए दृश्य उनको नटराज शिव बोलते हैं, नटराजन की भी उनको उपाधि जाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी तुलना उनसे भी की जाती है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। फिलहाल आप ये जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो डांसिंग गर्ल है वो बनी किसकी, आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जर्नल वे में कोई चीज पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं और आप कल को वापस मुड़ के कहते हैं चीज तुमको पढ़ा ही नहीं गई। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है वह किसकी प्राप्त होती है, कांसा की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। आप एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पे जो धातु था जो कि सबसे ज्यादा प्रचलन में था वो था आपका कांसा।
कांसा के पहले से जो मानव थे वो तांबे का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का प्रयोग उन्होंने बहुत कम किया। किसका प्रयोग ज्यादा किया? कांसे का प्रयोग किया। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, वो कांसे को जानते थे। वो तांबा और टीना आपस में मिला के एक नए मिश्र धातु, जिसको नाम हम देते हैं कांसा, उसका निर्माण करते थे। अब सोचिए कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी जो तकनीकी क्षमता थी, उनकी जो मस्तिष्क का, दिमाग का दर था, वो कितना बढ़िया था। तो आपको ये सभी चीजें अपने आप पे गर्व करनी चाहिए, समझनी चाहिए चीजें। तो तांबा कांसा आपने चीजों को समझ लिया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने अभी बताया था कि पशुपति की मुहर की भी प्राप्ति हुई है। कहां से हुई है, क्या हुआ है, कितनी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस पिछले वीडियो में किया, दोबारा इसको नहीं करेंगे। आप फिलहाल ये जानिए कि पशुपति की मुहर, या फिर बोल लेते हैं कि योगी की मुद्रा वाली मुहर। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पता चले पशुपति न दे, वहां पे नाम पूछ दे कि योगी की मुद्रा वाली मुहर कहां से मिली है, तो कहीं कहीं जो विद्वान है इनको पशुपति न कहकर योगी की मुद्रा वाली कहते हैं। तो चाहे योगी की मुद्रा कह लें, चाहे पशुपति की मुहर कह लें, या फिर यह पूछ लिया जाता है कि आद्य शिव के अंकन की मुहर कहां से मिलती है, तो तीनों के आंसर एक ही है, मोहनजोदाड़ो से। अब कारण क्या है कि यह जो मुहर मिली है, इस पे जो अंकन है वह किसी ऐसे स्वरूप में दर्शाया गया जो कि दिखाई देता है कि योगी के रूप में। और यदि आप देवताओं में ढूंढेंगे तो एकमात्र शिव ऐसे हैं जो कि योग के रूप में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। योग के बहुत प्रमुख देवताओं में आते हैं, उन्हीं के द्वारा योग की शुरुआत मानी जाती है, भगवान शिव के द्वारा, इसीलिए उनको योगी भी कहते हैं हम लोग। और यही कारण है कि पशुपति की मुहर में उल्लिखित जो योगी है उनकी पहचान किससे की जाती है, तो वो आद्य शिव से की जाती है, जिसको हम लोग प्रोटो शिवा कहते हैं। तो यह चीज आपको जो है ध्यान में रखना होगा। इन चीजों के अलावा हमको सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो पुरा स्थल से हमको ताम्र कुठार की प्राप्ति होती है, शलाकायुक्त तलवारें प्राप्त होती हैं, और मोहनजोदाड़ो से ही हाथी दांत पर बनी हुई पुरुष की आकृति मिली है, जो कि टोपी एवं लंगोटा पहने हुए है। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण भाई साहब। इसके अलावा साथ में हमको जिसकी पीठ पर धनुष और हाथ कमर पर टिके हुए, और यहीं से हमको हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे क्या है? आगे ये है कि मोहनजोदाड़ो से हमको तांबे की एक चौकोर गोटी मिली है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस पर हमको पशु चिन्ह के साथ लिपि भी उत्कीर्ण है, जिनके प्राप्ति हमको यहाँ से होती है। अब देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताम्र पात्र में सोने की वस्तुएं भारी संख्या में कहां से मिली हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो पुरा स्थल मिली। अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, बार बार मैं बोला हूं, क्या चीज भाई साहब? ये याद रखेंगे कि जब भी आपकी बात स्वर्ण या फिर सोने की होगी, और खासकर सोने की निधि, मतलब जिसको हम लोग होर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग खजाना बोलते हैं, या फिर आभूषण के बारे में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोने की निधि, सोने के आभूषण के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो एक पुरास्थल का नाम बता रहा हूं, जरूर ध्यान रखिए, कुणाल। क्या भाई? कुणाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां से हमको इनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा भाई यहां से हमको जो ये हमको वस्तुएं प्राप्त हुई ताम्र पात्र में, इसमें 4 आभूषण और कुछ सूक्ष्म अभिलेख जो है, इनमें हमको प्राप्ति होती। ये तो मेजर फाइंडिंग्स थी मैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की। अन्य कुछ और भी प्राप्तियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे बहुमंजिली इमारत के प्रमाण हमको यहाँ से मिलते हैं, जिसमें आपका पुरोहित का जो आवास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित के आवास के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स के प्रमाण कहां मिले भाई साहब? सिंधु घाटी सभ्यता में यहीं से मिले हैं। और साथ में 78 कमरों वाला कॉलेज का हाल यहीं से प्राप्त हुआ है हमको। इसके अलावा पुरोहित की मूर्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में कुछ चीजें तो आपको एकदम रटी रटाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले विशाल स्नानागार, पशुपति की मुहर, पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित का आवास हो गया, इतना चीजें हो गया। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी होंगी, जिसमें आपका नर्तकी की जो मूर्ति है हमने आपको बताया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा तांबे की हेयर पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे की हेयर पिन के भी प्रमाण हमको कहां से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। स्नानागार के प्रमाण हमने आपको बताया है कि 8 कक्षों वाला स्नानागार भी यहाँ से मिला है।
कीलदार अभिलेख के प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, कान की बाली के प्रमाण प्राप्त होते हैं यहाँ से हमको, चतुष्कोणीय तारे का अंकन प्रमाण होता है, मतलब 4 कोण है उसमें, ठीक है, 4 कोण जितने भी हो 4 कोण है उसमें, जैसे ही बना लो 4 कोण होने चाहिए, चतुष्कोणीय तारे का अंकन हमको प्राप्त होता है, 2 सिर वाली मृण मूर्ति के भी प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र के नाम सुने होंगे, एचआर क्षेत्र और डीके क्षेत्र। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा पढ़ाते समय हमने आपको 2 महत्वपूर्ण स्थलों के नाम बताए थे जो कि कब्रिस्तान को दर्शाते थे। तो जैसे वहां पर वो बड़े इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, टीलों के नाम थे, वैसे यहाँ पर एचआर और डीके क्षेत्र है। अब एचआर और डीके क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? एचआर का जो खोज किया था या उत्खनन किया था वह किया था एच हरग्रिप्स ने, एच हरग्रिप्स ने, और यही कारण है कि इस क्षेत्र को एचआर क्षेत्र कहा जाता है। जो डीके क्षेत्र है इसको केएन दीक्षित के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसको डीके क्षेत्र बोलते हैं। और ध्यान रहे यह जो एचआर एवं डीके क्षेत्र है, तो मोहेंजोदड़ो के जो पूर्वी टीला है उसको हम लोग एचआर क्षेत्र एवं डीके क्षेत्र में विभाजित करते हैं, ध्यान रखिएगा। यह स्थित है कहां? इससे प्रश्न आपके यूजीसी के पेपर में बनते हैं कि जो एचआर या फिर डीके क्षेत्र है यह मोहेंजोदड़ो के किधर स्थित है? तो यह पूर्वी टीले के ओर स्थित है। और जो एचआर क्षेत्र है यहीं से हमको जो कांसे के नर्तकी जो हमने अभी आपसे कुछ देर पहले चर्चा की उसकी प्राप्ति होती है। और इसी आचार क्षेत्र से हमको पुरोहित राजा की जो तिपतिया अलंकरण से युक्त प्रतिमा मिली, जिसको हम लोग पुरोहित की मूर्ति कहते हैं, उसकी भी प्राप्ति हमको यहाँ से हुई है। इसके अलावा यह जो प्रतिमा है डीके क्षेत्र से प्राप्त पुरोहित सम्राट की प्रतिमा के सदृश है। और मोहेंजोदाड़ो से कंकाल तो मिले हैं हमको, लेकिन इनका कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। जैसे कि आप जब आप हड़प्पा हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि हड़प्पा में हमको कब्रिस्तान के प्रमाण बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन मोहेंजोदड़ो में कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं है, लेकिन वहां से कंकाल जो है इसके प्रमाण हमको दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि मोहेंजोदड़ो को हम लोग ट्रेजिडी साइट भी कहते हैं। कारण क्या है भाई साहब? कंकाल तो पता चल रहा है, लेकिन कंकाल दफनाए कहां जाएंगे उनके कब्रिस्तान का पता नहीं चल रहा है। यही कारण है कि हम लोग ट्रेजिडी साइट भी कहते हैं। एक बड़ी अजीब सी घटना आपको मैं बता रहा हूं कि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो आपको बार बार इसका प्रमाण दिखाई देगा, बैल का। किसका प्रमाण? बैल, जिसको लोग वृषभ भी कहते हैं। इसके प्रमाण आपको बहुत भर भर के मिलेंगे, लेकिन जैसे ही बात आ जाए कि भैया बैल है तो गाय भी होगा, जैसे आदमी है तो औरत होगा, एग्जिस्टेंस आदमी का कब होता है? जब मेल और फीमेल होते हैं तभी वो आगे की जो उनकी एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है वो बना रह पाएगा। अब हमको पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में बैल के प्रमाण मिल रहे, लेकिन कहीं से भी गाय के प्रमाण नहीं मिलते। सोचिए कितनी अजीब बात है। बैल होगा तो गाय तो रही होगी, लेकिन गाय के प्रमाण हमको नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सोचने वाली बात है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते भाई, और आज के अंतिम पॉइंट पे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आकर्षण का केंद्र है, और वह है मोहेंजोदड़ो का बृहद स्नानागार। अब बृहद स्नानागार भाई जो द ग्रेट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण यह था कि मोहेंजोदड़ो में जो ये बृहद स्नानागार है यह एक उत्कृष्ट आर्किटेक्चर बोलने, यह एक हाई आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। ये उनके तकनीक को दर्शाता है कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज्यादा विकसित थे, वो कितने ज्यादा दिमाग वाले व्यक्ति थे। इस चीज को हमको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज की मोहेंजोदाड़ो का जो बृहद स्नानागार ये स्थित कहां पे है? तो मोहेंजोदाड़ो को जो किले मिले गए हैं उस किले के यह अंदर स्थित है। और ध्यान है, यह सार्वजनिक था, ये पब्लिक प्लेस था। ये किसी की प्रॉपर्टी जो होती है वो दो भाग में होती है, या तो पब्लिक होगी या तो इंडिविजुअल यूज के लिए होगी। तो ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मोहेंजोदाड़ो जो पूरा स्थल है ये पब्लिक यूज का था, ठीक है। और इसकी जो रचना थी वह आयताकार थी, रेक्टेंगल थी, ठीक है। और विशेषता क्या है भाई कि यह मोहेंजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है जिसे मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण किया। दोनों नाम याद रखेंगे, कहा किसने और क्या कहा? तो मार्शल ने कहा है कि यह क्या है भाई साहब, यह आश्चर्यजनक निर्माण है और यह पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया कि पूरे विश्व में
सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण क्या है भाई साहब? तो वह है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, वहीं पर डीडी कौशाम्बी महोदय जो हैं, इन्होंने इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित जो कमल ताल है, जिसको हम लोग पुष्कर बोलते हैं, यह उससे की है। और जहां पर वह जो पुष्कर ताल है उनमें वर्णित है, जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, कमल ताल या फिर पुष्कर किसे कहते थे? तो जहां पर राजाओं या फिर पुरोहितों का अभिषेक होता था उसको कमल ताल कहते थे। और डीडी कौशाम्बी इस जो बृहद स्नानागार है उसकी तुलना इसी से करते हैं। अब यदि हम इसके संरचना की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भाई आपके सामने, यह आयताकार क्षेत्र है आपका, ठीक है, जिसमें आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, जिसमें उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां हैं इनमें प्रवेश करने के लिए। यह आपका जो क्षेत्र है यह क्या है भाई साहब? यह आपका स्नानागार है, जिसमें यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई 14.5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई जो है, डेप्थ जो है, ये 2.44 मीटर है। इसमें से अब इंपॉर्टेंट ये है कि जल निकासी की भी व्यवस्था थी। ये जो आपके चारों तरफ ये वॉल है, इन्हीं को बनाने के लिए और इनमें वाटर रेजिस्टेंस करने के लिए, जल बाहर न निकलने पाए, इनमें जल का क्या हो भाई साहब, वाटर प्रूफिंग हो, इसी के बनाने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था? बिटुमिन का प्रयोग किया था। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से भी सिंधुवासी थे जिन्होंने कि वाटर प्रूफिंग का काम किया था। वाटर प्रूफिंग का काम उन्होंने किसकी सहायता से किया था? तो बिटुमिन की सहायता से किया था। और ये जो न केवल से एक चीज जान लीजिएगा, इनमें जल को अंदर लाने और जल को बाहर लाने दोनों की व्यवस्था थी। जो ये स्नानागार है, तो स्नानागार में प्रवेश हेतु दक्षिण में 2 तथा उत्तर एवं पूर्व में एक एक प्रवेश द्वार बने हुए थे। और जो जलाशय की फर्श है यह पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इस फर्श की जो जुड़ाई है, जो बॉन्डिंग है, यह बिटुमिन, जिसको हम लोग गिरी पुष्पक कहते हैं हिंदी में, एवं जिप्सम से इनकी जुड़ाई की गई थी। और मोहनजोदाड़ो की केवल इसी इमारत के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग किया गया और यह पूरे विश्व में सबसे पहली बार इस रूप में इनका उपयोग किया गया। तो स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियां बनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये दोनों। और दक्षिण एवं जल निकासी व्यवस्था दक्षिण पश्चिम में थी, अर्थात यह वाला क्षेत्र जहां से जल निकासी हो रही है। और जल निकासी हेतु ताड़ेदार मेरा, जिसको हम लोग कॉर्बेल्ड आर्च कहते हैं, वैसी नाली का प्रयोग यहाँ पर किया गया। और स्नानागार के बगल में कमरा था जिसमें कुआं था और इसी कुएं से पानी भरा जाता था। और स्नानागार की जो छत थी यह किसकी बनी हुई थी दोस्तों? तो यह लकड़ी की बनी हुई थी। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हमने आपसे मोहनजोदाड़ो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा की, उनके क्या कुछ फाइंडिंग्स थे उनके बारे में बात किया। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी संरचना जो है बृहद स्नानागार द ग्रेट बाथ, उसके बारे में चर्चा की, उसकी संरचना कैसी थी, क्या कुछ था, हमने उसके बारे में बताया। उम्मीद करते दोस्तों कि यह जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, आपसे इससे सहायता प्राप्त हुई होगी। दोस्तों यदि आपको इससे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।